तो कल तक हमारी चर्चा पहले गुण स्थान पर हो गई थी पूरी। पहले गुण स्थान में हमने जो विशेष अपेक्षा विचार, यानी जीव बहिरात्मक ऐसा होता है, गमन आगमन अपेक्षा विचार इत्यादि बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था। बराबर। और आज अपने को चर्चा दूसरे नंबर के गुण स्थान पर करनी है। दूसरे नंबर का गुण स्थान अपने आप में एक अलग टाइप का गुण स्थान है। कहने के लिए दूसरा है, लेकिन पहले के बाद नहीं आता। कहने के लिए दूसरा है, लेकिन ये पहले के बाद नहीं आता। जिसे गुण स्थान की समझ प्रॉपर नहीं होती, उसे ऐसा लगता है कि पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसा नहीं। ये दूसरा गुण स्थान बहुत रेयर है, और समझना भी थोड़ा मुश्किल है। काम भी बहुत कम होता है। चढ़ती अवस्था का गुण स्थान। ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि दूसरे गुण स्थान के जो सामान्य जानकारियां हैं बोले। बराबर ना। कौन वांचन करेगा आज? कौन करेगा? बोलिए। हाँ, करेक्ट। दिनेश भाई। हाँ, ओके ओके, सरस। आपको मौका देता हूँ। दूसरे गुण स्थान के बारे में विचार करते हैं। दूसरा गुण स्थान। चलिए। हाँ। हम्म સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન. हम्म બીજા ગુણસ્થાનનું નામ સાસાદન સમ્યક્ત્વ છે. हम्म આ ગુણસ્થાન ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની સાથે ઉપલા ગુણસ્થાનોથી નીચે પડવાના સમયે પતન કાળમાં પ્રાપ્ત થાય છે. बराबर। પ્રશ્ન पांचवा वाचन। 20. हम्म હાજી. हाँ। જો બીજું સાસાદન ગુણસ્થાન મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન પછી સીધું પ્રાપ્ત નથી થતું, તો સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનને બીજા નંબર પર કેમ કહ્યું છે? ઉત્તર. સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનને બીજા નંબર પર હોવાના કારણો નીચે પ્રમાણે છે. 1. સાસાદન પરિણામ મિથ્યાત્વની નજીકના પરિણામ છે. 2. સાસાદન ગુણસ્થાનથી જીવ નિયમથી મિથ્યાત્વમાં જ પ્રવેશ કરે છે. 3. સાસાદન સમ્યક્ત્વ પરિણામ ન સમ્યક્ત્વ રૂપ છે કે ન સમ્યક મિથ્યાત્વ રૂપ છે, માટે તેને ઉપરના ચોથા કે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં ન રાખી શકીએ. 4. આ પરિણામ વ્યક્ત મિથ્યાત્વ રૂપ પણ નથી, તેથી પહેલા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં પણ ન રાખી શકાય. આ બધા કારણોથી સાસાદન સમ્યક્ત્વને બીજા નંબરમાં જ રાખવામાં આવેલ છે. चलो, આપણે इतनी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो इस साशादन सम्यक्त का, हालांकि आगे आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं स्वरूप, तो आसानी रहेगी। नाम क्या कहता है? नाम कहता है आसादन, मतलब छिप जाना। किसका छिप जाना? सम्यक्त का छिप जाना। बराबर। सासादन सम्यक्त्व, कि जहां पर सम्यक्त छिप गया है, सम्यक्त छूट गया है, ऐसे जीव को जो नियम से चढ़ता हुआ गुणस्थान, पढ़ता हुआ गुणस्थान है, वो गुणस्थान कौन सा कहलाता है? सासादन। आप कोई दूसरा ऐसा गुणस्थान का नाम बता सकते हैं जिसमें जीव कंपलसरी नीचे पड़ता ही है? एक तो दूसरा है, और एक और पहला। 11. हाँ, 11वां 11 नंबर की बस। 11वां 11 नंबर 11वां की बस, 11 नंबर। उपशांतम। यहां से जीव नियम से पढ़ता ही। छठवा गुणस्थान में जीव पढ़ के ही बनता है। सर, सात वही में। मैंने बोला, 7 में से तो 6 में आता ही है ना। हाँ, लेकिन छठवें से 7वें में भी तो जाया जा सकता है। हाँ, झूला झूलत है बराबर ना लेकिन ये दूसरे में कोई झूला वूला नहीं है। ये तो सीधा
ट्विंस टावर ऊपर क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से नीचे फेंक दो तो क्या होगा, वैसा है ये। बराबर ना। हाँ, तो बात क्लियर हुई कि ये जो गुलिस्तान है, ये गुलिस्तान आपके चौथे गुलिस्तान से जब नीचे पड़ते हैं उसी समय बनता है, और नियम से चौथे में ही बनता है, ऊपर से भी नहीं बनता और किसी से भी नहीं। अब एक और यहाँ पे प्रश्न हुए बहुत अच्छे कि भाई इसे दूसरे नंबर पे रखने का कोई तुक नहीं समझ में आ रहा, इसमें भी इतने कारण बताए हैं, तो भी इसका जो एक अपने दिमाग में जो दूसरे नंबर की गणित है उसमें बैठता नहीं। फिर भी कुछ कारण यहाँ पे बताए। सबसे पहले मिथ्यात्व के नजदीक वाला है, और दूसरा भी उससे जुड़ा हुआ ही है कि नजदीक है तो टू इन वन प्रोसेस नहीं है कि मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक में आ जाएगा। हाँ, सासाधन सम्यक्त वाला मिथ्या दृष्टि में जरूर जाएगा। नजदीक है, लेकिन नजदीक में भी वन साइडेड वे, वन वे है। ये वाला इसमें आ रहा है, लेकिन ये वाला उसमें नहीं जाता। नहीं चलेगा। मिथ्या तो गुण स्थान वाला बोले कि चलो डायरेक्ट चौथे में नहीं जा पा रहे, दूसरे तक चले जाए, तीसरे तक चले जाए, तो तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, लेकिन दूसरे में तो चौथे में घूम के ही आना पड़ेगा। बराबर ख्याल में आएगा। एक बात तो पहले दूसरे पॉइंट क्लियर हुए, फिर तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है वो जरा समझते हैं। सासाधन सम्यक तो परिणाम ના સમ્યક રૂપ છે અને ના મિથ્યાત્વ માટે ઉપરના ચોથા કે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં ના રાખી શકાય। ये बात भी सही है कि ऊपर के जो गुणस्थान हैं तीजे चौथे नंबर के, वो गुणस्थान सम्यक्त वाले हैं, और सम्यक्त के पहले होने के कारण वो सम्यक मिथ्यात्व वाला है, तो ऊपर तो रख नहीं सकते। पहले से पहला है नहीं, यानी पहले में रख नहीं सकते, तो अब बचा कौन सा, पहले में है नहीं है, तीसरे चौथे में रख नहीं सकते, तो दूसरे नंबर का गुणस्थान वहां आ जाएगा। वो बात यहाँ आ रही। देखो, સાસાધન સમ્યક પરિણામ માટે તેને ઉપરના ચોથા કે ત્રીજા ગુણસ્થાન આ પરિણામ વ્યક્ત મિથ્યાત રૂપ નથી, તેથી પહેલામાં પણ ના રાખી શકાય। આ પ્રમાણે એને બીજા નંબરના ગુણસ્થાન સ્થાન પર રાખેલ છે। બોલો બોલો વૈશાલી। સાસાદન ગુણસ્થાન તો ના, એક ઉપરના સેકન્ડ નો પ્રશ્ન છે, ગુણસ્થાનથી વૈશાલી બેન નો પ્રશ્ન છે। અચ્છા અચ્છા સમ્યક હા મિથ્યાત્વ sorry. બંને સાથે વાપર્યું છે એને। હા સમ્યક અને મિથ્યાત્વ સાથે વાપર્યું, સમ્યક હા, મિથ્યાત્વમાં ના ત્રીજા રાખી શકાય। ગુણસ્થાનમાં સાથે જ છે ને, ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં સાથે જ છે, સમ્યક પણ છે અને મિથ્યાત્વ પણ છે, એવી રીતે એ કેવો છે તમે ત્રીજામાં ખબર પડી જશે। ચાલો, હા, હવે વાંચો। સાસાદન ગુણસ્થાન તો ઉપરના ગુણસ્થાનથી નીચે પડવાથી પતનના કાળમાં જ થાય છે। હમ સમ્યક દર્શન રૂપી પર્વત શિખરથી પતિત અને મિથ્યાત્વ રૂપી ભૂમિની તરફ નીચે પડવા વાળા જીવ ઔપશમિક સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હોય છે। હમ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ રૂપ શુદ્ધ પર્યાયને છોડવા રૂપ જીવના અપરાધથી તથા અનંતાનુબંધી કષાયોમાંથી કોઈ એક કષાયના ઉદયના નિમિત્તથી જીવને સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે। અહીં મિથ્યાત્વ દર્શન મોહનીય કર્મનો ઉદય ન હોવા છતાં જીવ સમ્યક્ત્વથી રહિત થઈ ગયો છે એ વિષય સમજવો મહત્વપૂર્ણ છે। देखो, ये एक बहुत अलग टाइप का गुणस्थान है, इसकी व्यवस्था भी बहुत अलग है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो जरा यहाँ से कि पहले नंबर तो ये पढ़ने वाला गुणस्थान है, बराबर, और वो हिंदी वाला पढ़ना नहीं, गुजराती वाला पढ़ी जाऊ वालो पढ़ू। वैसे तो छठवां गुणस्थान पढ़ने वाला है, चौथा गुणस्थान पढ़ने वाला है, पहला गुणस्थान भी पढ़ने वाला है, लेकिन ये बाकी सब पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ने वाला है। समझे कि नहीं समझे? ये कुछ पढ़ने वाले गुणस्थान में से नहीं, ये पढ़ू, बराबर, એટલે પતન કરવું, પતન થવું, એનો એક ગુણસ્થાન છે।
હવે ક્યાંથી પડે છે? તો કીધું ઉપર મિથ્યાત્વના શું કહેવાય, सम्यक्त्वના शिखरથી પડે। हिंदी में एक मुहावरा आता है ना, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। खजूर में, खजूर ये क्या होगा? अविरत सम्यक से गिरे और सासाधन सम्यक में अटके। यानी खजूर टाइप गुणस्थान, इसलिए इसका काल भी ज्यादा नहीं, ज्यादा देर वो वहां टिकता ही नहीं। उसके बाद में एक एक थोड़ी देर के लिए विराम लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। बराबर, यानी कोई इसमें बहुत टाइम तक रुक नहीं पाता। उसका काल भी बताएंगे आगे अपन, तो वो समझते हैं। अब होता कैसे वो जरा समझते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ गई कि औपसमिक सम्यक तो शुद्ध पर्याय ने छोड़वा रूप जीवना अपराध थी। कौन सा अपराध किया साहब इस चौथे गुणस्थान दूसरे गुणस्थान वाले ने? कि जो निर्मल सम्यक दर्शन की पर्याय थी उसको छोड़ दिया या छूट गई, जो भी अपन समझे। अब वो छूटी कैसे? तो बोले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन चारों में से किसी एक कषाय का उदय आया। क्या समझे? ये अलग सिचुएशन। जनरली क्या होता है कि हमको पहले गुणस्थान वालों को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का एक साथ उदय होता है। बराबर, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन ये वाला जीव कैसा है कि इसे पहले चूंकि सम्यक दर्शन हो चुका था, इसीलिए, और वो मिथ्यात्व में आया नहीं और सम्यक से छूट गया है। फिर से, मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है और सम्यक से चूक गया है, तो बीच का जो दशा है, इनमें कौन सा उदय है उसके लिए? बोले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से कोई एक कषाय का उदय, और उस कषाय की तीव्रता में वो सम्यक से चूक जाता है, और सम्यक से चूक कर मिथ्यात्व को नहीं पा पाता है। तो बीच में जो एक एक नाइट हॉल्ट कहें या थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट करता है, वो कहलाता है साधन। ये बहुत रेयर कंडीशन है। फिर से बोल रहा हूं, जरा समझिए। अधिकतर जीवों के लिए होते हैं तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का उदय होता है, और नहीं होता तो दोनों का उदय नहीं। ठीक है, बराबर वैशाली में, इधर में सबके अलमारा। लेकिन ये दूसरा गुणस्थान कैसा है? अलग प्रकार का। यहाँ मिथ्यात्व है नहीं, सम्यक तो है नहीं, और सम्यक तो चूक गया है, और उसके लिए अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का उदय, किसी एक का, और उसके कारण वो सम्यक से चूक। बराबर ख्याल में है? तो वो गुणस्थान कौन सा कहलाएगा? दूसरे नंबर का गुणस्थान। क्लियर हो गया दिनेश भाई? बराबर। आगे पढ़िए। प्रश्न 21 सासाधन સર सम्यक પછી question હતો. एक सेकंड सूचे बोलो। સર પહેલા ગુણસ્થાનમાં કહીએ અનંત સમ્યક્ત્વ એકવાર પ્રાપ્ત થઈ ગયું ત્યારે અનંતાનુબંધી વયું જાય છે એનું ના ના ફરી કહો। સમજ થાય. વયું જાય એટલે સત્તામાંથી નહીં વયો જાય। વિષય યોજના જે હા, તમે વિષય કીધું યોજના થાય છે। એ પાછું પહેલામાં આવી જશે એટલે પાછું હા, એટલે પહેલામાં તો જ્યારે આવશે ત્યારે તો ઉદય રૂપમાં આવી જશે, પણ અત્યારે પણ ઉદય આવી ગયો। પહેલામાં તો ઉદય બધાને ખબર જ છે, પણ બીજા ગુણસ્થાનમાં પણ એને અનંતાનુબંધીનું ઉદય છે, અને પણ ચારમાંથી અનંતાનુબંધીના ઉદયને લીધે જ એ ચોથાથી પડે છે, એમ સમજો। ખબર પડી? ચારમાંથી એકનો જ છે આમાં હે? ઉદય? ચારમાંથી ચાર હા, કોઈ કષાયમાંથી એકનો જ? એક નો પણ થઈ શકે, બે નો પણ થઈ શકે, ચાર નો પણ થઈ શકે, અચ્છા, હા હા, બરાબર પણ એક નો તો મિનિમમ રહેશે જ। બરાબર। એટલે એવું સમજો कि आध्यात्मिक उत्थान में जीव बढ़तो हो और बढ़ते बढ़ते मिथ्यात्व तो नहीं रहा, लेकिन बहुत तीव्र क्रोध आ गया, मान का भाव आ गया, लोभ का भाव आ गया, ऐसा कोई एक आध भाव अंदर में आ जाए तो उस भाव के कारण वो सम्यक्त्व को चूक जाता है, बड़ा अपराध हो जाता है निर्मल सम्यक्त्व को। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, कषायों ने
जीव को हमेशा से छला है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि सासाधन सम्यक्त वाले को हीन पुण्यवान मत समझो। उदय आ गया तो ऐसा नहीं विचार, वो जीव अपना काम कर चुका है, यानी एक बार उसने सम्यक दर्शन तो ले ही लिया है। हम लोगों को ऐसा होता है, पढ़ने वाले गुणस्थान रहते ना, जैसे 11वां और दूसरा, हम ये मानते हैं अरे रे रे बेचारा बेचारा बेचारा, अरे कोई बेचारा बेचारा, और कम से कम हमें तो बेचारा कहने का कोई अधिकार है। हाँ, चौथे गुणस्थान वाला के बेचारा तू चूक गया, 12वें गुणस्थान वाला के बेचारा तू चूक गया, चलेगा, उनको हक है। अपने को तो उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए भैया, भले ही तुम चूक गए लेकिन एक बार तो काम पूरा कर लिया ना। वो 11वें गुणस्थान वाले ने क्या किया, जैसे अरंतों का चारित्र है ना, ऐसे चारित्र को छू के देख लिया। अरे दूसरे गुणस्थान वाले ने भी एक क्षण के लिए भवांतकारी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, आत्मा की अनुभूति कर ली। कोई अभागे नहीं है वो, हीन पुण्य वाले नहीं है वो, महान है। हाँ, कोई बात नहीं, ये कुछ ना कुछ अंदर में आता होगा जिसके कारण चूक गए। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे आपने कोई बड़ी स्वादिष्ट वस्तु का स्वाद ले लिया हो, जिंदगी भर उस स्वाद को नहीं भूलते। फिर जिसने आत्मा का स्वाद ले लिया हो, वो आत्मा को कैसे भूलेगा, बार बार अनुभव के लिए जाए। जैसे मुझे एक बार याद है, मेरा एक मित्र बहुत पहले, क्या कहते हैं, आबू रोड से निकला था, तो बोला कि जब मैंने रबड़ी खाई थी, बराबर, दूसरी बार हम जयपुर से एक जगह जा रहे थे, तो उस दिन रात को 3 बजे आबू रोड आने वाला था। 3 बजे, रात को 3 बजे, सब सुला सुला के रह गया उसको, बोले नहीं मैं नहीं सोऊंगा। क्यों, आबू रोड आने वाला है, रबड़ी खाऊंगा। वो 3 बजे रबड़ी के लिए 3 बजे तक जगा है, विचार करके देखो। जो जो रबड़ी के स्वाद को नहीं भूल पाता, वो चैतन्य रमणी भगवान आत्मा के स्वाद को कैसे भूलेगा। इसीलिए वो भले ही आज दूसरे में है, लेकिन वो लंबा टिकेगा नहीं। वो तो बहुत जल्दी, भले ही अभी पहले में आना पड़ेगा नियम से उसको, लेकिन अल्प स्वल्प पुरुषार्थ करके उसकी गिनती तो ये होती कि जो स्वाद एक बार चखा उसे बारंबार वेदन करो। ये होता है। और छायोत्समिक सम्यक भी ऐसा ही, बार बार होता है, बार बार छूटता है, बार बार होता है, बार बार छूटता है। इसीलिए कोई ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दर्शन छूट गया तो कोई बहुत बड़ा उल्का पात हो गया हो बाबा, जो ऐसा नहीं, ऐसी व्यवस्था है। बार बार होना, बार बार छूटना, बार बार होना, बार बार छूटना। ये अपने जूम नेटवर्क के जैसा है, छूट जाता है तो छूट जाता है, मतलब थोड़ी क्लास बंद कर दो, फिर पकड़ लेंगे, फिर जुड़ जाएंगे। ऐसा है। ओके, पढ़िए। प्रश्न 21, हम्म, સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન ઔપચારિક સમ્યક્ત્વીને જ કેમ થાય છે? ક્ષાયિક કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વીને કેમ નથી થતું? ઉત્તર, જે સમ્યક દ્રષ્ટિની પાસે અનંતાનુબંધી કશાયની સત્તા હોય અને તેનો ઉદય પણ હોય તો જ તેને બીજું સાસાદન ગુણસ્થાન બને છે. ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિના તો અનંત અનુબંધી કશાયનો નાશ જ થઈ ગયો છે, અર્થાત તેને અનંત અનુબંધી કશાયની સત્તા જ નથી, તો તેને અનંત અનુબંધીનો તો ઉદય કેવી રીતે થશે? તેથી ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિને બીજું ગુણસ્થાન હોતું નથી હોતું. ક્ષાયોક્ષમિક સમ્યક દ્રષ્ટિને અનંતાનુબંધી કશાયોની સત્તા તો છે, પરંતુ તેની અપ્રશસ્ત ઉપશમ કે વિસંયોજના થઈ છે. તેથી અનંતાનુબંધીનો ઉદય ન હોવાથી ક્ષાયોક્ષમિક સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ બીજું ગુણસ્થાન નથી હોતું. देखो अब इसमें સમ્યક દ્રષ્ટિને મિથ્યાત્વના અંતરકરણ રૂપ ઉપશમ થયેલ છે. આ કારણે ઉપશમ કાળ સુધી તો કદાચ જીવ ઔપચારિક સમ્યક દ્રષ્ટિ રહે છે અને ઉપશમ કાળમાંથી એક સમય કે 6 આવલી કાળ શેષ રહેવા પર
કદાચિત અનંતાનુબંધીનો ઉદય ઉદીર્ણા થવાથી સમ્યક્ત્વની વિરાધના થઈ જવાથી તેને સાસાદન ગુણસ્થાન થઈ જાય છે। बहुत सर, चलो इसको समझते हैं। 3 ऑप्शन बनते हैं कि भाई ये चीज, जैसे खुशी बहन का प्रश्न था कि भाई ये औपसमिक सम्यक दृष्टि वाले को ही क्यों हो रहा है। 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं, औपसमिक, क्षायिक और क्षायिक। तो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गए उनको तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्या? क्योंकि उनको तो कर्मों की सत्ता का अभाव हो गया है, तो कर्म ही नहीं है, कारण ही नहीं है, तो कार्य कहां से होगा। क्लियर? हाँ। अब दूसरे नंबर की बात, क्षयोपसमिक वाले के लिए सत्ता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था उसकी क्या हो गई है, विसंयोजना, कि वो दूसरी जगह हायर है, वो अप्रत्यक्ष अनावरण के साथ जुड़ गई है, इसीलिए सीधे अनंतानुबंधी के रूप में उदय में नहीं आती। इसलिए उतने टाइम तक तो उसके गिरने का कोई प्रश्न नहीं। अब बची कौन सी, केवल औपसमिक। यानी कब हुआ कि जिस जीव ने पहले निर्मल आत्मानुभवन किया, अब उसके बाद जब आत्मानुभवन का काल कितना बाकी रह गया है, लिखा था यहाँ पर कि 6 आवली, एक या एक समय के 6 आवली काल शेष रहे, अटलू काल, बराबर। उस समय पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाता है। और जैसे उदय अथवा उदीर्णा, उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है? बोलो, कौन बताएगा? ઉદીર્ણ એક સાથે કરી જાય ના, એક સાથે ઉદયમાં नहीं नहीं नहीं, ઉદય એટલે સમય આવે ત્યારે જે કર્મનો ઉદય થાય એને ઉદય કહેવાય, અને ઉદીર્ણા એટલે સમય પહેલા જ કર્મનો ઉદય થાય। वेरी गुड। आम चाले तो उदय, जो आम चाले तो उदय, ठीक है। और ऐसे चलने की बजाय ऊपर वाले जो कर्म थे वो अचानक उदय में आ गए। नॉर्मल नहीं होता कि अपन किसी टिकट लेने की लाइन में लगे हों, बराबर, और टिकट ले रहे हो तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो कहलाता है टिकट लेना। अब अचानक ही क्या हुआ कि आपको 15 नंबर पे आगे कौन दिखाई दिया? बोले कि हमारा एक रिश्तेदार दिखाई दिया, है ना। और बोले अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ऐसे करके उसने हमको आगे बुला दिया। मतलब जो आगे जो बुलाया, जो हमारा नंबर 15वां होना था, वो हमारे रिश्तेदार के कारण क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया। तो ये क्या कहलाया, उदीर्णा, कि जो चीज आगे उदय में आने वाली थी वो किसी कारण से पहले उदय में आ गई, बराबर, ये कहलाती है उदीर्णा। ठीक है, बराबर समझ में आया? तो ऐसे ये 2 भेद होते हैं। तो अनंतानुबंधी का या तो उदय आए या उदीर्णा आए। तो अनंतानुबंधी का उदय उदीर्णा आने पर वो जीव निर्मल सम्यक्त से चूक जाता है, छूट जाता है, और मिथ्यात्व उदय आया नहीं है, इसीलिए मिथ्यात्व तक पहुंचता नहीं, तो बीच में ही कहीं पर वो लटक जाता है। और उस लटकते हुई दशा का नाम साधन सम्यक्त है, कि जहां सम्यक्त तो छूट गया लेकिन मिथ्यात्व नहीं हुआ। ठीक है, देखो उसका खुलासा करते हैं, पढ़िए। આ સાસાદન સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને અનંતાનુબંધી કશાય કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી અનંતાનુબંધી કશાય ભાવ ઉત્પન્ન થવાથી તેના સમ્યક્ત્વની વિરાધના કહેલ છે। પરંતુ તે હમણાં મિથ્યાત્વ પરિણામને પ્રાપ્ત નથી થયો, તેથી તેને સાસાદન સમ્યક્ત્વી કહે છે। સ વત્તા આસાદન બરાબર સાસાદન। સ એટલે સહિત, આસાદન એટલે વિરાધના, નાશ। આ પ્રકારે સાસાદન શબ્દનો અર્થ સમ્યક્ત્વનો નાશ કરવા વાળું થાય છે। बराबर, यानी स आसादन छूटना, रहित हो जाना, विराधना करना। तो जो सम्यक्त से छूट गया है लेकिन मिथ्यात्व को नहीं पहुंचा,
उस जीव को अपन कहते हैं दूसरे गुण स्थान वाला, यानी सासादन सम्यक्त्व। चलिए आगे पढ़िए। પ્રશ્ન 22 સમ્યક્ત્વનો નાશ થયો છે પરંતુ મિથ્યાત્વ પરિણામને પ્રાપ્ત થયો નથી થયો તે કેવી રીતે શક્ય છે? તે જીવ વચમાં ક્યાં અટકી જાય છે? ઉત્તર સામાન્ય રૂપથી જોઈએ તો જીવ કાં તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય છે અથવા સમ્યક દ્રષ્ટિ, પરંતુ કર્ણાનુયોગ શ્રદ્ધા ગુણની 6 પર્યાયોની સ્વીકાર કરે છે, જેમ કે 1 મિથ્યાત્વ, 2 સાસાદન સમ્યક્ત્વ, 3 સમ્યક્ત્વ મિથ્યાત્વ, 4 ઔષમિક સમ્યક્ત્વ, 5 ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ અને 6 ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ. આ કારણથી સાસાદન સમ્યક્ત્વ અને સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનોની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. बराबर। હવે एक ही प्रश्न जेन्युइन છે कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई या तो इस पाले में होता है उस पाले में होता है, ये तो बीच में है। तो बोले भैया अभी तो पता नहीं है, 6 कंडीशन है श्रद्धा गुण की, 6 पर्याय करणानियों ने स्वीकार करी, 3 तो सम्यक्त के साथ में, यानी औपसमिक सम्यक्त, क्षायिक सम्यक्त और क्षायोपसमिक सम्यक्त, और बाकी 3 है पहले दूसरे तीसरे, यानी मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। ये 3 प्रकृतियां, मतलब 6 अवस्थाओं में श्रद्धा गुण रह सकता है। यानी इस पार या उस पार ऐसा ही नियम हर जगह नहीं चलता, इस पार भी हो, उस पार भी हो, उस पार ही हो, इस पार भी हो, उस पार से चूक जाए, इस पार पहुंच जाए, बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। स्थूलता में जो लोग समझते हैं उनको बहुत ज्यादा भ्रम हो जाता है। स्थूलता में जो समझते हैं ना उनके लिए समस्या होती है, जो सूक्ष्मता में समझते हैं उन्हें ये सारी की सारी चीजें भली भांति ख्याल में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। આચાર્ય નેમિચંદ્ર દેવે ગોમટસાર જીવકાંડ ગાથા 19 માં સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પરિભાષા આ પ્રમાણે કરેલ છે. अब मैं बोलूंगा सब लोगों को दोहराना है ना, ओके। प्रथमोपसम सम्यक्त्वना પ્રથમોપશમ સમ્યક્ત્વના અંતર્મૂર્ત કાળમાંથી અંતર્મુહૂર્ત કાળમાંથી ત્યારે જગન એક સમય જ્યારે જગન્ય એક સમય अथवा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल अथवा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल बाकी रहे તેટલા કાળમાં અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભમાંથી કોઈ એક કશાયના ઉદયમાં આવવાથી સમ્યક્ત્વની વિરાધના થવાથી શ્રદ્ધાની જે અવ્યક્ત અતત્વ શ્રદ્ધાન રૂપ પરિણતિ થાય છે તેને શાસન અથવા સાસાદન ગુણસ્થાન કહે છે। देखो समझ में आया। प्रथमोपसम सम्यक का काल कितना अंतर्मुख, और उसका एक जगन एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल बाकी रहता है। उतने काल में कोई एक का उदय आ जाए तो क्या होता है, सम्यक की विराधना थवाथी। अब ये शब्द समझना है, श्रद्धा की अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति थाय छे। अतत्व श्रद्धान रूप परिणति थाय छे किसकी? अव्यक्त श्रद्धा गुण की, कि जो श्रद्धा की अतत्व श्रद्धान रूप परिणति हो रही है। अव्यक्त क्योंकि व्यक्त तो पहले गुण स्थान में, अतत्व श्रद्धा कहाँ व्यक्त होगी भैया? पहले गुण स्थान में। तो पहला गुण स्थान तो अभी है नहीं, तो व्यक्त समगुण तो पहला वो सम्यक दर्शन भी नहीं है, तो यहाँ का भी नहीं है वहां का भी नहीं है, तो कहलाएगा वो
अव्यक्त अतत्व श्रद्धा, यानी अतत्व श्रद्धान हो गया है लेकिन वो व्यक्त नहीं। व्यक्त कब होगा? जब पहले को टच करेगा तब। ख्याल में आया? ये बात यहाँ पर आई। ओके, कोई और इसमें प्रश्न? चलिए पढ़िए। પહેલો જ અક્ષર છે ને પ્રથમોપસમ એટલે શું? प्रथमोपसम, बढ़िया प्रश्न है। शास्त्र में दो प्रकार के औपसमिक भाव बताए हैं। एक तो कहलाता प्रथमोपसम और दूसरा कहलाता है द्वितीयोपसम। द्वितीयोपसम क्या कहलाता है पहले समझते। प्रथमोपसम तो ये जब आप चौथे गुणस्थान को पढ़ेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि जीव को जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तब होता क्या है। बोले ये सब मिथ्यात्वादी की परिणति है ना, ऐसे एक अवस्था बराबर, और एक एक समय में मिथ्यात्व ये यहाँ पे, तो बीच में कई बार ऐसा बनता है कि मिथ्यात्व परिणाम रहित हो जाता है ना, और इतने टाइम तक उसके कुछ मिथ्यात्व के परमाणु ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। तो जो बीच की खाली जगह है ना, वहां पे मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता। उदय नहीं रहता तो एकदम निर्मल हो जाता है। उस ऐसी दशा को जहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है, एकदम दबा हुआ है, उसे कहते हैं प्रथमोपसम सम्यक। ऐसे ही द्वितीयोपसम सम्यक होता है, वो आगे जब श्रेणी चढ़ते हैं तब होता है कि फिर से वो आपको क्लियर और हो जाएगा। तो ये जो प्रथमोपसम सम्यक है, ये प्रथमोपसम सम्यक चौथे गुण स्थान में होता है। पहली बार अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो प्रथम उपसम सम्यक भी होता है, बराबर, और उससे ही मिथ्यात्व 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये नियम, ठीक है ना। આનો અર્થ એવું થયું કે બીજા ગુણસ્થાન કે ખાલી એક જ વાર આવે, પ્રથમોપસમ વખતે જ આવે કે બીજા વખતે ગમે ત્યારે ના આવી શકે? प्रश्न आपका बढ़िया है, लेकिन शास्त्र में एक और व्यवस्था है कि प्रथमोपसम सम्यक्त होने के बाद में बहुत समय तक अगर दोबारा आत्मानुभूति ना हो तो जो मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था वो फिर से मिलकर एक टुकड़े में, तो दोबारा फिर से उसे औपसमिक सम्यक आई ख्याल में, और फिर से वो चूक कर दूसरे में आ सकता है। नहीं आया दिनेश भाई? नहीं, फिर से समझो। एक व्यवस्था है कि जो जो पहले नंबर पे मिथ्यात्व के ऊपर सम्यक दर्शन का प्रहार हुआ, तो पूरा मिथ्यात्व पहले एक था, फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? बराबर। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। क्लियर? क्लियर? हाँ, पक्का? हाँ। फिर क्या होता है कई बार, कई दफे, अब उसमें जब 3 में जिस जिसका उदय है उसके प्रमाण उसके गुणस्थान बन जाएंगे। सम्यक प्रकृति होगा तो चौथा गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति होगा तो दूसरा गुणस्थान, और पहले मिथ्यात्व का उदय हो तो पहला गुणस्थान। लेकिन बहुत समय तक अगर आप दोबारा आत्मानुभव ना करो तो 3 फिर से मिलकर एक हो जाते अच्छा, हैं। हाँ, और फिर से सम्यक का प्रहार होता है तो फिर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो वो एक्चुअल में तो दूसरी बार हो रहा है, लेकिन वो कहलाएगा क्या? प्रथमोपसम सम्यक भी कहलाएगा। अच्छा, फिर वहां से बराबर। सेम कंडीशन रिपीट हो कि भाई कोई कषाय का उदय वापस आ जाए तो दूसरे में आ सकता है। बराबर, आइडियली बराबर। पहली एक ही बार बनता है, एक्सेप्शनली अनेक बार। अच्छा, बराबर। श्री गुणधराचार्य અને શ્રી યતિ વૃષભાચાર્યના મત અનુસાર દ્વિતીયોપસમ સમ્યક્ત્વી પણ બીજા ગુણસ્થાનમાં આવે છે। बराबर, ये भी एक मत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक गौमरसार जीवकांड का मत है और एक यति वृषभाचार्य और गुणधराचार्य कषाय पौड़ का मत। उसके अनुसार जब द्वितीयोपसम होता है श्रेणी चढ़ने के पहले, तब भी अगर कोई जीव चाहे तो दूसरे में आ सकता है। केवल ही गम्य बात है, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, आगे बढ़िए। અહીં પરિભાષામાં જે શ્રદ્ધાની અવ્યક્ત અતત્વ શ્રદ્ધાન રૂપ પરિણતિની વાત કહી છે તેને દર્શન મોહ જનિત મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણતિ ન કહી શકાય, કારણ કે શ્રદ્ધાની વિપરીત પરિણતિ અવ્યક્ત છે
અતત્વ શ્રદ્ધાની પરિણતિ વ્યક્ત થતા જ મિથ્યાત્વી થઈ જાય છે. ઔપચારિક સમ્યક્ત્વની વિરાધના થવાથી સાધન ગુણસ્થાન उत्पन्न થયું છે. देखो अब वही बात जो अपन ने कही थी, मिथ्या तो कह नहीं सकते, सम्यक्त्वी कह नहीं सकते, क्योंकि विराधना दिखे तो वो मिथ्यात्वी कहलाए और समकिति तो कहलाता नहीं, इसीलिए वो उसको दूसरे गुण स्थान वाला कहा है. अब देखो आगे पढ़ो. પ્રશ્ન 23. ઔપચારિક સમ્યક્ત્વની વિરાધનામાં કોઈ કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે કે નથી? ઉત્તર. અનંત અનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભમાં કોઈ એક કશાય કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી ઔપચારિક સમ્યક્ત્વની વિરાધના થઈ જાય છે. તે તો આપણે ચર્ચા કરી લી. આગે પ્રશ્ન 24. સમ્યક્ત્વની વિરાધના નાશ તો મિથ્યાત્વ કર્મના ઉદયથી થાય છે. આપ અનંતાનુબંધી કશાયના ઉદયથી ઔપચારિક સમ્યક્ત્વની વિરાધના થાય છે એમ શા માટે કહો છો? ઉત્તર. સમ્યક્ત્વની વિરાધના મિથ્યાત્વથી થાય છે આ સામાન્ય કથન છે. અહીં કર્ણાનુયોગની વિવક્ષાથી વિશેષ કથન કર્યું છે. કર્ણાનુયોગ અનુસાર અનંત અનુબંધી કશાયનો ઉદય પણ સમ્યક્ત્વના નાશમાં નિમિત્ત છે. આચાર્ય શ્રી વીરસ્વંત સ્વામીએ ધવલા પુસ્તક 1 પાના નંબર 172 પર અનંતાનુબંધી કશાયને દ્વિસ્વભાવી કહેલ છે. અર્થાત અનંતાનુબંધી કશાય સમ્યક્ત્વ અને સમ્યક્ત્વાચરણ ચારિત્ર બંનેનો ઘાત કરવામાં નિમિત્ત છે. આ કારણથી ઉપર અનંતાનુબંધીના પણ ઉદયથી ઔપચારિક સમ્યક્ત્વની વિરાધના થાય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આ વિષયમાં ધવલાજીનું મૂળ કથન આ પ્રમાણે છે. દંસણ ચરણ ગુણદાયી ચત્તારી અંતાનુબંધી પૈડીઓ અપ્રત્યાખ્યાના વર્ણ આદि કશાયના ઉદય પ્રવાહને અનંત કરવા રૂપ કાર્ય અનંત અનુબંધી કશાય કરે છે. जो પાનું 43. एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आई कि सामान्य रूप से अपन क्या मानते हैं. एक तो बात आपको पता होगी कि द्रव्यान योग स्थूल कथन करता है और करणान योग सूक्ष्म कथन करता है. बराबर. इसको ऐसे समझो कि द्रव्यान योग मेन चीजों को बताता है और करणान योग माइनर चीजों को भी बताता है. ये दोनों का अंतर. बराबर. जैसे अगर किसी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो और उसने करोड़ों का उतार दिया हो, 1,00,000 2 लाख का बाकी रखा हो, तो वो जर्नली क्या कहता है? राउंड फिगर बोल भाई आपने हवे बधु कर्जा उतरी गई है. मगर गणित क्या कहती है? गणित के कि नहीं, अभी भी 2 लाख रुपए का कर्जा है और 2 लाख क्या 2 रुपए का भी कर्जा हो तो गणित तो कहेगी कि 2 रुपए का कर्जा. ख्याल में समझे कि नहीं समझे? कई बार नहीं होता अपन ने कोई किया हो तो कंपनी की तरफ से चेक आते हैं, कैसे 5 रुपए का चेक, 15. एक बार मेरे पास आया था 15 रुपए का चेक रिलायंस की तरफ से. कितने का चेक? 15 रुपए का चेक. अब उसे जाए बैंक में डाले वापस आए, इतने में तुम्हारा टाइम बिगड़े, पेट्रोल 15 रुपए का खर्च हो जाए. समय को तो गिने ही नहीं कोई. लेकिन उनकी गणित क्या है बैंक की 15 रुपए की भी देनदारी है. और वही चीज अपन जनरल व्यवहार में क्या करते हैं, ठीक है 10-15 रुपए चलता है, 10-15 रुपए चलता है. पर द्रव्यान योग का ऐसे ही कथन है, स्थूल कथन. इसीलिए वो ये कहते हैं कि मिथ्यात्व का घातक कौन है, क्या कहते हैं, सम्यक्त्व का घातक कौन है? मिथ्यात्व. अनंतानुबंधी को नहीं लिया जाता. लेकिन करणान योग क्या बोलता है कि नहीं ऐसे कैसे कह रहे हो, अकेले मिथ्यात्व है, हम भी हैं, यानी अनंतानुबंधी भी है. इसलिए अनंतानुबंधी को बोला है धवला में द्विस्वभावी. कैसा स्वभाव? द्विस्वभाव, 2 जगह काम कर. स्वरूपाचरण का भी घात कर रहा है और सम्यक्त का भी घात. अनंतानुबंधी क्या कर रहा है?
दो जगह काम करता है। कैसे कैसे? हाँ, जैसे स्वाध्याय ना, स्वाध्याय ये भी दो जगह काम कर रहा है। धर्म की रुचि बढ़ा रहा है, पाप की रुचि घटा रहा है, आत्मा के निकट ला रहा है। ऐसे ही अनंतानुबंधी भी दो जगह काम कर रहा है। कैसे? पहले नंबर स्वरूपाचरण चारित्र को रोकता है, और दूसरे नंबर किसको रोक रहा है? मिथ्यात्व भी, सम्यक को भी घात करता है। इसीलिए एकमात्र कषाय ऐसी है जिसे क्या कहा गया है? द्विस्वभावी। बाकी अप्रत्याख्यानावरण ऐसी नहीं है, प्रत्याख्यानावरण ऐसी नहीं है, वो एक ही स्वभाव है, यानी चारित्र का ही घात करते हैं। लेकिन अनंतानुबंधी कहती नहीं, हम तो स्पेशल है, हम तो दोनों का घात करते, इसलिए उसे नाम दिया द्विस्वभाव। ठीक है, पढ़िए। और अनंतानुबंधी की व्याख्या तो आपको बताई थी कि अनंतानुबंधी से औपसमिक समिति विराधना हो जाती है। अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय के उदय प्रवाह ने अनंत करवा रूप अनंतानुबंधी कषाय। एक बहुत अच्छी व्याख्या थी। अनंतानुबंधी को अनंतानुबंधी क्यों कहते हैं? कि अनंतानुबंधी के बिना, अनंतानुबंधी के कारण ही अप्रत्याख्यानावरण आदि जो कषाय हैं वो अनंतता को प्राप्त होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। અનંતાનુબંધિક કષાયનો ઉદય ક્યારે થાય છે? આ રીતે કાળની અપેક્ષાથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો આ પરિભાષામાં જ તેનો સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઔષમિક સમ્યક્ત્વના અંતર્મુહૂર્ત કાળમાંથી જગન્ય એક સમય, 2, 3, 4, 5 સમય અથવા 6 આવલી કાળ શેષ રહે અને અનંતાનુબંધી કષાયનો ઉદય આવે તો સાસાદન ગુણસ્થાન થાય છે. जो સાસાદન आवली का मतलब पता है आपको? आवली मैंने आपको बताया था, आवली किसे कहते हैं? आवली है आंवला की बहन असंख्यात समय, आवली असंख्यात है। समय, अच्छा, असंख्यात समय। वेरी गुड। जगन्य युक्त असंख्यात समय, और अगर प्रॉपर बोले तो अभी मत पूछना जगन्य युक्त असंख्यात मतलब क्या है, वो एक उसकी अलग गणित, बराबर? समझिए। तो ख्याल में है ना? ये आवली कहलाता है। सरल भाषा में कहें तो समय के बाद में जो कोई यूनिट आती है करणान युग में, टाइम को मेजर करने वाली, उस यूनिट का नाम है आवली। समय के बाद में जो यूनिट आती है उसका नाम है आवली। और एक सरल भाषा में ऐसे कह देते, जैसे उंगली घुमाने में जितना टाइम लगता है ना, वो आवली। ये बहुत स्थूलता के साथ में कथन है, लेकिन इसे समझने के लिए आप कि उंगली को घुमाने जितना टाइम लगा ना, वो आवली। ओके, तो एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना, 6 आवली तक का टाइम जब रिमेनिंग रहता है, शेष रहता है, उतने टाइम को हम क्या कहते हैं? दूसरे गुणस्थान का टाइम कह सकते हैं। क्लियर? बराबर? हाँ, कुछ पूछना પણ है? આ 5 સમય સુધી આવ્યું અને 6 આવલી આવી ગઈ. हाँ, એટલે મિનિમમ રહે એક સમય અને પછી મેક્સિમમ વધતો જાય તો 6 આવલી. અચ્છા, એટલે વચ્ચે ગમે તેટલું આવે, 5 ગમે પછી તે 6 એમ નહીં, એક 5 પછી 6 આવલી સુધી. હા, એક સમયથી લઈને 6 આવલી સુધી હા, હા, હા. જેટલો ટાઈમ હોય બધું, કોઈ પણ. અચ્છા, આપણા તો આમ ચપટી કરી ના તોય આપણે ખબર ના પડે, આપણા હા, માટે તો હા. ચપટીનો ટાઈમ છે એમ સમજી. 6 બરાબર. આવલી એટલે બસ, થોડુંક એના કરતા વધારે નાનું હોય તો ये एक कर्णानियोग के पास में गिनती है। जैसे टाइमर होता है ना, टाइमर स्टॉप वॉच का होता है, वो कैसे घूमता है अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन आप पॉज कर दो तो पता चलता है कि इतने पे था। बाकी अपने को पता चलता है क्या? तो एक समय, दो समय, 3 समय, 10 समय, 50 समय, 100 समय, 200 समय, अपने को कुछ पता नहीं चलता। बराबर? ये तो भगवान के ज्ञान में आता है तो हम बता रहे हैं। हाँ, लेकिन गणना तो पता चलती है। पढ़ो आगे। સાસાદન ગુણસ્થાનને
શાસન સમ્યક્ત્વ પણ કહે છે. હમ શાસનનો શબ્દાર્થ આ પ્રકારે છે: સ એટલે સહિત, અસન એટલે સમ્યક્ત્વની વિરાધના, સ વત્તા અસન એટલે શાસન, શાસન સમ્યક્ત્વ એટલે સમ્યક્ત્વ વિરાધક પરિણામ. ये एक नया व्याख्या है. बराबर. आसन, આસન એટલે ખાઈ ગયા. બરાબર. અને ખાઈ જાય તો જે કોને ખાઈ ગયો આમ જોવા જઈએ તો વિરાધના કોની કરી દીધી? બોલે સમ્યક દર્શન ને ખાઈ ગયો છે. હવે સમ્યક દર્શન ત્યાં રહ્યો નથી, તો એને સાધન પણ કહેવાય और શાસન પણ કહેવાય. બરાબર. તો સાધન સમ્યક એનું નામ પડે. ઠીક છે મીનાબેન, ખ્યાલ में आ रहा है ना? कि અઘરું પડે છે? થોડુંક અઘરું પડે છે પણ કારણ કે અમે જ્યાં જવું નહીં એને વારામાં જાણવું છું. આ કોઈ ચોથો ગુણસ્થાન તો ધ્યાનથી સાંભળો. આ તો બીજું છે ને, ત્યાં જવું જ નથી ને નકામાં તમે યુગાન્ડાની ચર્ચા કરી રહ્યા છો. અમને નથી જવું, અમને તો અમેરિકા સંભળાવો. ખ્યાલમાં આવે? આવું તો નથી વિચારતા. કાલીકોટા જ્યાં જવું નથી, આપણે ગુજરાતી છે ને, જે ગામે જવું નહીં એનો જાણીને શું કરવાનું. આમે આપણે બીજા ગુણસ્થાનમાં જવું ને કોઈનો છે તો નહીં ઇન્ટરેસ્ટ જવામાં, તો પછી હું કામ જાણવું? એવું નથી રાખવાના. બધું જ્ઞાન કાર્યકારી આટલો એમ સમજી શિક્ષા એ મળે એનાથી. એ સમ્યક થયા પછી પણ આમ કેવાય ને ઘેનમાં નહીં આવી જવાનું. નહીં તો સમ્યક દર્શન થઈ ગયો એટલે બસ વાર્તા પૂરી. અરે તરત જ પડી જાય. પહેલો સમ્યક્તનો અંતર્મૂર્તનો કાલ પૂરો થયો નથી. આમ જોવા જઈએ ને, આ બીજો ગુણસ્થાન એકચ્યુઅલમાં ચોથા ગુણસ્થાનનો જ ટાઈમ લઈને આવે છે. એટલે કે પ્રથમોપસમ સમ્યક્તનો કાળમાં આટલું ટાઈમ બાકી રહી જાય ત્યાં સુધી. એટલે आप दूसरा गुणस्थान चौथे गुणस्थान का टाइम लेके जाता है. मतलब आप जितने टाइम आत्मा का अनुभव करते ना, वही टाइम ये दूसरा गुणस्थान ले गया. ये अपनी निधि लुट गई इससे. इसलिए भले ही अपने को चोरों से संबंध नहीं बनाना, लेकिन चोर कौन है ये पता तो करना. तो सम्यक दर्शन मैंने कई मुमुक्षुओं को देखा है, मतलब गुण करणानियों का ज्ञान नहीं है ना, तो कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैं तो આવું સાંભળ્યું છે, એક વાર સમ્યક દર્શન થાય તો પછી ક્યારે જતો જ નથી. મેં કીધું ભાઈ તમે વર્ષો સુધી સ્વાધ્યાયના નામે કઈ કર્યું નથી. આ સમ્યક દર્શન છે, સિદ્ધાંત તો થોડી કે થઈ ગયો તો જશે નહીં. થાય છે ને જાય છે, થાય છે ને જાય છે. ગળાની લાકડીની જેમ પડે ને ઊભી રાખે, પડે ને ઊભી રાખે. આવું સમ્યક સમ્યક તો ધવલાકાર ગળાની લાઠી કહે છે. ગરડો માણસ હોય ને એની લાકડી કેવી હોય? પોતે પડે ને ઊભા રાખે, પડે ને ઊભા રાખે, આવી જ હોય. तो एक सम्यक दर्शन बार बार चूकता भी है और होता भी है, चूकता भी है. ये दोनों कंडीशन उसके अंदर. बराबर. इसीलिए तो कहते हैं सम्यक दर्शन की पर्याय की ज्यादा महिमा मत करो, स्वभाव की महिमा करो. क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय तो होके छूट भी जाती है. स्वभाव का बल है जो बार बार खींच के ले आते. हम लोग उल्टा करते, सम्यक दर्शन की तो महिमा करते और स्वभाव को कुछ गिनते नहीं. जबकि स्वभाव में सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की ताकत है, उसको बांधे रखने की ताकत है. और अगर सम्यक दर्शन अपने रास्ते से साइड में निकल जाए, दोबारा उसे रास्ते पे लाने की ताकत भी किसमें है? स्वभाव. तो हमें महिमा किसकी लानी चाहिए? स्वभाव की. लेकिन हमें महिमा किसकी आती? सम्यक. सर आपने ये आज कोट कहा है ना, सम्यक दर्शन को देखोगे तो सम्यक दर्शन चला जाएगा, आत्मस्वरूप को देखोगे. इसको विचारो. स्वभाव की महिमा लाओ, स्वभाव सामर्थ्य. સ્વભાવ की महिमा રીતે લઈ આવાય? है स्वभाव નો સ્વભાવ પરિચય કરો, સ્વભાવના બારેમાં વિચારો, એની પૂર્ણતા વિચારો, એનો મહાત્મ્ય વિચારો,
એની દરેક લૌકિકમાં મહિમા કેવી રીતે કરાય? બે કારણોથી कि एक तो एनी नेसेसरी विचार करो कि ये जो ये ना हो तो क्या। आज अपने को करना हो ना कि भाई मोबाइल की महिमा लानी, तो क्या कहेंगे, एक क्षण के लिए सोचो दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा। अपने हाँ भाई यार, इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत महिमा है, लाइट नहीं चलेगी, पंखा नहीं चलेगा, हीटर नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, जूम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसकी ऐसी स्वभाव की महिमा लाओगे तो क्या ख्याल में आएगा कि ना सम्यक दर्शन होगा, ना सम्यक ज्ञान होगा, ना सम्यक चारित्र होगा, ना सुनेगा, ना मैं होऊंगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो चल जाता है, स्वभाव के बिना क्या होगा? रीढ़ की हड्डी निकल जाए शरीर में तो क्या होगा? तो रीढ़ की हड्डी की जितना वजन है शरीर में, वस्तु व्यवस्था में स्वभाव का उससे ज्यादा महत्व। एक वस्तु उसके अभाव का विचार करो, और दूसरे नंबर क्या, उसका परिचय करो। कोई चीज होती है जो भले ही आपको ज्यादा महिमाशाली नहीं लग रही हो, लेकिन धीमे धीमे जब आप उसके परिचय में आते हैं तो अपने आप उसकी महिमा आने लगती है। तो समय सार आदि ग्रंथों के द्वारा स्वभाव का गहरा परिचय करो, बराबर, तो आपको उसकी महिमा आने लगी। ठीक है। और उस रूप विचार करना चालू करो, आचार करना चालू करो, उससे मिलो जुलो, उसकी महिमा का विचार करो। ये सब करोगे तो स्वभाव की महिमा आएगी। स्वभाव की महिमा जैसे आई, सम्यक दर्शन उसके पीछे पीछे आ जाएगा। सम्यक दर्शन का विचार करोगे तो सम्यक दर्शन। ठीक है ना? वो यहाँ पर बात आई। हाँ, आगे पढ़ो जरा, प्रश्न पूरा कर दो। સમયસાર નાટક ચતુર્દશ ગુણસ્થાનાધિકારમાં સાસાદન ગુણસ્થાનનું કથન 20મા છંદમાં કર્યું છે. તેનો અભિપ્રાય એમ છે કે જેવી રીતે કોઈ ભૂખ્યો મનુષ્ય સાકળ મેળવેલી ખીર ખાય અને ઉલટી થયા પછી તેનો કિંચિત માત્ર સ્વાદ લેતો રહે, તેવી રીતે ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી ચડેલા કોઈ ઉપશમી સમ્યક્તિને અનંતાનુબંધી કષાયનો ઉદય થાય છે તો તે જે સમયે ત્યાંથી તે મિથ્યાત્વમાં પડે છે, તે પડવાની અવસ્થામાં જગન્ય એક સમય અને વધારેમાં વધારે 6 આવલી સુધીમાં જે દૂષિત થયેલા સમ્યક્તનો કિંચિત સ્વાદ મળે છે તે સાસાદન ગુણસ્થાન છે. आगे का पढ़ लो। સાસાદનની સંક્ષિપ્ત પરિભાષા કરીએ તો સમ્યક્ત્વ વિરાધક પરિણામ જ શાસન ગુણસ્થાન છે. સમ્યક્ત્વ વિરાધક જીવની સમ્યક્ત્વ રૂપી રત્ન પર્વત શિખરથી પતિત મિથ્યાત્વ રૂપી ભૂમિની સન્મુખ દશાને શાસન અથવા સાસાદન ગુણસ્થાન કહે છે. આ ગુણસ્થાનની પરિભાષામાં જે સમ્યક્તોને રત્ન પર્વતની ઉપમા આપી છે તેનો અભિપ્રાય એ છે કે જેવી રીતે રત્ન પર્વત અનેક રત્નોને ઉત્પન્ન કરવા વાળો અને ઉન્નત સ્થાન ઉપર પહોંચાડવા વાળો છે, તેવી જ રીતે સમ્યક્ત્વ પણ કેવળ જ્ઞાન આદि અનેક ગુણ રત્નોને ઉત્પન્ન કરવા વાળો અને બંધાતી ઉન્નત મોક્ષ स्थान पर पहुंचाड़वा वालों छे. देखो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे दो बातें आई। एक तो बड़ा विचित्र सा दृष्टांत बनारसी दास जी ने दिया कि जैसे कोई अगर खाए, वॉमिट कर दे, बराबर, अच्छी खीर का, तो थोड़े टाइम तक क्या होता है, वॉमिट के बाद में भी उसको थोड़ा थोड़ा उसका स्वाद आता रहता कि नहीं आता रहता, बराबर। ऐसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि सम्यक का वमन कर दिया लेकिन तो भी उसको थोड़ा थोड़ा उसका स्वाद रहता है। ये सासादन गुणस्थान की बात उन्होंने कही। और दूसरी बात यह है कि सम्यक्त विराधक परिणाम है और मिथ्यात्व भूमि के सन्मुख हो रहा है, यानी इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, सम्यक्त से छूट गया है और मिथ्यात्व को पहुंचा नहीं। और तीसरे नंबर की बात यहाँ पर ली कि सम्यक्त ने रत्न पर्वतनी उपमा आपी है, बराबर, અને સમ્યક્ત્વ
કેવલ જ્ઞાનાદિ અનેક ગુણોને ઉત્પન્ન કરવા વાળો અને મોક્ષ સુધી પહોંચાડનારો ઉત્તમ રત્ન છે. એ રત્નથી જે ચૂકી ગયો છે એ બીજા ગુણ સ્થાન વાળો જીવ છે. ઠીક છે, બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? આટલી सर ચર્ચા કરી. पहले गुण स्थान में पहुंचने के बाद वो उसका स्मरण रहता है सम्यक्त्व का कि वो विस्मरण हो जाता है? कैसे कैसे क्या? पहले गुण स्थान में जब वो पहुंच जाता है तो हम्म, सासादन तक ही उसका आस्वादन रहता है कि फिर वो आपको उसका आपके स्कूल के दिनों के याद है? याद है ना? बराबर। अमरावती पूरा याद है? अमरावती में जब रहते तो अमरावती याद है और अब की अमरावती याद है, दोनों में अंतर है? वही बात, अनुभूत रूप में याद वेदन नहीं होता, लेकिन स्मृति तो रहती। वेदन तत्काल होता है, स्मृति भूतकाल की भी होती है। तो जब ये सम्यक्त से छूटकर मिथ्यात्व में गया तो सम्यक्त का वेदन नहीं है, लेकिन सम्यक्त की स्मृति है कि मुझे जब सम्यक दर्शन हुआ था तब क्या हुआ था, ये पूरा उसे ख्याल है, लेकिन वो वेदन नहीं है। वेदन तो जब आप कर रहे हो वही होता है, बाकी टाइम तो स्मृति चलती है। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।